ठीक है, आपकी समझ लो टोटल लायबिलिटी 5 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें से आपका सेक्शन 51 में उसमें से आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख हुई, तो नेट कितना 2 लाख। तो आपका इंटरेस्ट सेक्शन 51 में प्रोवाइडेड दैट आपके अगेंस्ट में नोटिस नहीं आई सेक्शन 73 74 की, तो आपका नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा, प्लस आरसीएम वाला कोई पेमेंट होगा वो भी डेबिट होता है तो उस पर लगेगा। ओके, सेकंड केस में 4 लाख पे लगेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल लायबिलिटी है 5 लाख और आईटीसी 6 लाख है, तो आपकी नेट कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपका क्रेडिट ही एक्स्ट्रा है, तो इवन दो यू आर फाइलिंग रिटर्न लेट, रिटर्न आप लेट फाइल कर रहे हो तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? सेक्शन 51 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है आपका क्रेडिट एक्सेस था। बट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की लेट फी सेक्शन 46 में लग सकती है। ओके, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये पॉइंट समझा आपको? चलिए अब देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मिस्टर ए हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मिस्टर ए ने नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। और ये वाले एग्जांपल में इसको इतना बड़ा एग्जांपल हो सकता है, इसमें से 2-3 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके आपको पूछेंगे और पूछेंगे बॉस इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है हमारे चार्ट के साथ। अप्रैल में आपका मंथ ऑफ अप्रैल है, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड आपके आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नील है। एलिजिबल आईटीसी आपका 7 लाख है। कम ऑन, एलिजिबल आईटीसी एंड उस मंथ में आपका जो आईटीसी आपको मिल सकता है वो कितना दिया गया है? 7 लाख। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड कितना है? 50,000, 50,000 ऐसा आईटीसी ले लिया जो नहीं मिलना चाहिए था। टोटल मेरे पास बैलेंस जमा हो गया, ओपनिंग बैलेंस प्लस उस मंथ का प्लस ओके जो रॉन्गली लिया, ऐसा 7,50,000 जमा हो गया। उस मंथ की मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 7 लाख। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था 20 में और मैंने एक्चुअल रिटर्न भी फाइल किया 20 में को, एक्चुअल रिटर्न भी फाइल किया 20 में को। ऐसा पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन, नीचे लिखा है डिटरमाइन द डेट फ्रॉम व्हेन इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इन अबव केस एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ wrongly availed and utilized and ITC is reversed in the month of reverse in September's return and 20th अक्टूबर को ITC रिवर्स किया गया और आपको रूल 88B के अंदर इंटरेस्ट निकालना है, ओके, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज का। चलिए अब मैं लेता हूं अप्रैल में, मेरा डेटा मेरे हिसाब से अरेंज करता हूं। अप्रैल में 7,50,000 का मेरे पास था। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी 7 लाख रुपए थी, तो मेरा ओके बैलेंस कितना हुआ? 50,000। अब देखो यहाँ पे 50,000 मेरा बैलेंस हुआ है, सुनो ध्यान से, 50,000 मेरा बैलेंस अभी भी पड़ा है। तो मैंने जो रॉन्गली अवेल किया वो अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट कब से चालू, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब से बोला जाएगा? जब वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट नहीं हुआ, ओके भाई। मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पे करने के लिए जो मैंने टैक्स क्रेडिट यूज किया वो 7 लाख यूज किया, बाकी जो 50,000 वैसे का वैसा पड़ा है, मतलब मेरा जो रॉन्गली अवेल्ड है वो शॉर्ट नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा है। तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। ओके, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, तो मुझे इंटरेस्ट अप्रैल में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरा बैलेंस वैसा पड़ा हुआ है, अभी मैंने वो रॉन्गली अवेल्ड का मैंने यूज नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। डन। अब ये क्या, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब वो अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग हो गया। फिर आपका एलिजिबल आईटीसी मे का 5 लाख रुपए है। क्या मे में आपने कोई रॉन्गली अवेल किया? नहीं। तो आपका टोटल आईटीसी 5,50,000 हुआ। अब मे की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ओके, मे की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी 5 लाख थी, ओके 5 लाख थी। अभी भी बैलेंस आपका 50 पड़ा हुआ है, यानी जो रॉन्गली अवेल किया था क्या वो अभी तक शॉर्ट हुआ? नहीं। ओके, जो आप टैक्स पे कर रहे हो, ये टैक्स पे करने की वजह से रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी शॉर्ट नहीं हुआ है। अगर रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी शॉर्ट नहीं हुआ है तो ये मंथ में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, ये मंथ में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आया समझ में? ओके, उसके बाद में जून, वो वापस 50,000 जून में कैरी हुआ, ओपनिंग बैलेंस 50, 3 लाख। ओके, टोटल आईटीसी 3,50,000। हाँ, अब मैंने जो आउटपुट टैक्स पे किया 330 पे किया। अब 330 की वजह से ओके मेरा क्लोजिंग बैलेंस 20 आ गया और यहां पे आपका रॉन्गली अवेल आईटीसी 50 है, अब वो शॉर्ट हुआ, अब वो यूटिलाइजेशन में आ गया। अब वो यूटिलाइजेशन में आ गया। अब ये यूटिलाइजेशन में कितना यूटिलाइजेशन में आ गया? 30,000। तो यहां पे क्योंकि बाकी का तो अभी भी बैलेंस है, पर यूटिलाइज हुआ 30,000, तो यहां पे इंटरेस्ट टोटल 50 पे लगेगा या टू द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइज पे लगेगा। तो लॉ ये कहता है ओके आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा? चार्ट देखो। ओके, आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा? इंटरेस्ट 24% पर एनम से और टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रॉन्गली यूटिलाइज यानी 30,000 पे लगेगा। और आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा? ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन की डेट कैसे निकाली जाएगी? यूटिलाइजेशन की डेट निकाली जाएगी ए बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी। हाँ, कम हो गया। ओके, आईटीसी रॉन्गली अवेल जो था वो शॉर्ट हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि आपका टैक्स पेमेंट ज्यादा आ गया। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। मतलब अब मैं आपको यहां पे आ जाऊंगा और आपको ये कहूंगा कि पहले तो ये फिक्स कर लो, जून को जो है 30,000, जून के पेमेंट के लिए आपने 30,000 रुपए वो अमाउंट यूज किया जो रॉन्गली अवेल्ड है, तो 30,000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो वो कहते हैं जून में, जून की जो रिटर्न की ड्यू डेट थी, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न? जून 20 जुलाई, और आपकी एक्चुअल डेट जो थी आपने रिटर्न कब दिया? 20 जुलाई को। तो व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा? तो 20 जुलाई माना जाएगा। मतलब एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपकी, सुनो, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी और वहां से इंटरेस्ट चालू होगा। इसलिए अगर आप आंसर देखते हो तो अप्रैल मई में ओके इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आंसर देखो, अप्रैल मई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ओके जून में आपने यहाँ पे 30,000 यहाँ शॉर्ट हुआ, ओके, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, इसलिए इंटरेस्ट 30,000 पे लगेगा, 20% पर एनम से लगेगा। 20 जुलाई आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन फाइनल होगी, व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, एक बार सॉल्व करके देखना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। और डेट ऑफ रिवर्सल आपकी प्रॉब्लम अगर देखते हो तो डेट ऑफ रिवर्सल आपकी 20 अक्टूबर है। तो 20 अक्टूबर यानी 20 जुलाई से 20 अक्टूबर यानी 93 डेज होते हैं। ओके, तो 30,000 24% 93 डेज डिवाइडेड बाय 365, इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा। ये समझ में आया? बोलो यस सर, ये समझ में आया। डन। उसके बाद में यहाँ पे जुलाई, अब ये जो रॉन्गली अवेल बचा 20,000 और आगे कैरी हुआ जुलाई, उसके बाद में आईटीसी 6 लाख, टोटल 6,20,000 आपके पास जमा हो गया।
आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 6,10,000 हुई, तो अब जो 20 है वो और शॉर्ट हुआ, ओके 10 से, यानी और 10 यूज किए गए, अब बैलेंस 10 ही बचा और 10 यूज किए गए, तो अब आपको यहाँ पे भी ओके जुलाई में भी 10,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि 20 में से 10 यूज किया आपने, ओके 10 यूज किया, 10 बैलेंस है, तो ये 10,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो इसका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब मानना? तो जब आपकी ड्यू डेट थी या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो व्हिचएवर इज अर्लियर, तो यहां अर्लियर आ रहा है 18 अगस्त, आपने ड्यू डेट के पहले 18 अगस्त आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न दे दिया। अगर आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न दे दिया, सुनो, ड्यू डेट के पहले अगर रिटर्न दे दिया तो वो डेट ली जाएगी, व्हाटएवर द एक्चुअल व्हिचएवर इज अर्लियर, तो अब आपका जो यूटिलाइजेशन का डेट माना जाएगा, ओके 10,000 पे आएगा, देखो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10,000 पे आएगा, 24% पर एनम से आएगा, 18 अगस्त आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी और डेट ऑफ रिवर्सल जो है 20th, मतलब आपको 64 डेज का इंटरेस्ट लगाया जाएगा 24% पर एनम से। चलिए अब वापस आते हैं, अब वापस ये 10,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर से अगस्त में 10 प्लस 5 5,10,000 और आपका ओके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 510 थी, आपका पूरा यूज हो गया, बैलेंस नहीं बचा, तो अब बचे हुए 10,000 रुपए कौन से मंथ में आएगा? अगस्त में आएगा। ओके अगस्त में व्हिचएवर इज अर्लियर, आपने ड्यू डेट थी 20, ओके और रिटर्न फाइल किया 25, तो ओके ड्यू डेट 20th सितंबर आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी, 25 नहीं सब 20th सितंबर, ओके नेक्स्ट डे भी मत लेना, नेक्स्ट डे भी मत लेना, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 20th सितंबर जो है आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी। ओके अब तो ये सिचुएशन में 20 सितंबर जो है, ओके यहाँ पे 10,000 24% पर एनम, 20 सितंबर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, 20 अक्टूबर 31 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। बॉस इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। ओके और ये चार्ट जो है ये जरूर ड्रॉ करना। ये तो था कि आपका शॉर्ट हुआ बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई अदर रीजन की वजह से शॉर्ट होता है, ओके तो मतलब रिवर्सल वगैरह जब भी कभी अदर रीजन यानी क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिवर्स करते हो या D1 D2 का पेमेंट करते हो अंडर रूल 42 43, तो कोई दूसरे रीजन की वजह से शॉर्ट हुआ तो फिर डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो ओके डेट आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी। तो इस तरह से हमने सेक्शन 50 कंप्लीट किया बॉस। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है और मैंने जो क्वेश्चन लिया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस बार अगर आया तो 5 मार्क आपके पक्के होने चाहिए इसके। डन? यस और नो बोलो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है, बस थोड़ा समझ लो वो क्या कहना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फर्स्ट इशू, whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making the payment of tax under GST law। ये क्या कोई क्वेश्चन हुआ? आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टैक्स पेमेंट के लिए यूज होगा, आउटपुट टैक्स के लिए, पर इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से क्लैरिफिकेशन है। Accordingly, it is clarified that any payment, underline, any payment towards output tax, whether self-assessed in the return or payable as a consequence of any proceeding instituted under the provision of GST law, can be made by utilization of amount available in electronic credit ledger of registered person। हाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेबल एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर जीएसटी लॉ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइन में, ये आपको बता देता हूँ, समझ लो। ओके अप्रैल में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यानी आपका आईटीसी बैलेंस, सिंपल शब्दों में कहो तो आईटीसी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका था अप्रैल में और वो था 10 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर अप्रैल में क्रेडिट लिया गया तो और बैलेंस आपका बढ़ा 5 लाख रुपए, अप्रैल का आईटीसी लिया गया और 5 लाख, ऐसा आपके पास बैलेंस जमा हो गया 15 लाख रुपए। अब आपने अप्रैल का असेसमेंट किया और वो असेसमेंट आपने कब किया? 20 मई को, आपने 20 मई को असेसमेंट किया। असेसमेंट करते वक्त आपने जीएसटीआर 3B में सेल्फ असेस लायबिलिटी बताई, सेल्फ असेस लायबिलिटी, ओके, और सेल्फ असेस किया और आपका आउटपुट टैक्स बताया आपने, आउटपुट टैक्स आपका था 6 लाख रुपए, ओके, आउटपुट टैक्स था 6 लाख रुपए, आपके पास आईटीसी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 15, और आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए जो आपने आउटपुट टैक्स बताया, ठीक है, क्या ये जो सेल्फ असेस है क्या उसके लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल उसके लिए तो आप यूज ही कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अप्रैल का जब आपने देखा तो आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड आई हुई है, पुरानी डिमांड आई है, ओल्ड ऑफिसर ने कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में ली और अप्रैल में उसकी डिमांड आई हुई है और वो डिमांड का पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए, ओके, 3 लाख की डिमांड है आपके अगेंस्ट में कॉन्सिक्वेंस टू एनी प्रोसीडिंग। तो मेरे पास जो क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, क्योंकि 15 - 6 मतलब मेरे पास अभी भी 9 लाख का बैलेंस है, तो क्या ये मैं डिमांड की जो प्रोसीडिंग आई उसके अगेंस्ट में भी यूज कर सकता हूं? यस, डिमांड की जो प्रोसीडिंग आई उसके अगेंस्ट में भी आप यूज कर सकते हो। इसलिए ये क्लैरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि हमारे बैलेंस हम कोई पुरानी डिमांड आई होगी उसकी वजह से लायबिलिटी आई होगी तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो further it is reiterated that the output tax does not includes the tax payable under RCM। पर एक बात ख्याल रखना, जो आप आईटीसी बैलेंस यूज करोगे वो आपके आउटपुट टैक्स के लिए यूज करोगे, आरसीएम के पेमेंट के लिए नहीं। इंप्लाइंग देयरबाय दैट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द क्या? आरसीएम, आरसीएम के लिए आप यूज नहीं करोगे। डन 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 डन। सेकंड क्लैरिफिकेशन, whether amount available in electronic credit ledger can be used, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस है, can be used for making payment of liability other than tax, जैसे अदर देन टैक्स आपकी लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इसके लिए यूज नहीं होगा, कैश लेजर यूज हो सकता है, क्रेडिट लेजर ओनली अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, आइदर सेल्फ असेस और प्रोसीडिंग बाय ऑफिसर, बट ओनली अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, अदर पेमेंट के लिए वो यूज नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, whether amount available in electronic cash ledger cash ledger can be used for payment of any liability। कैश लेजर का तो कोई भी यूज कर सकते हो आप, कैश लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और कोई भी अमाउंट के लिए, और आप पीएमटी 09 से तो शिप भी कर सकते हो। तो कैश लेजर का बैलेंस आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। डन। चलिए अब देखते हैं